नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। देश की उस नींव को समझने का सफर जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है। भारत के संविधान का भाग 5 यानी पार्ट वी दरअसल इस देश को चलाने का एक अल्टीमेट ऑपरेशनल मैप है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो साफ साफ बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर ग्राउंड लेवल पर काम कैसे करता है। तो चलिए इस टॉप डाउन स्ट्रक्चरल जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम कवर करेंगे पहला, द यूनियन एग्जीक्यूटिव टॉप ब्रास। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट। तीसरा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस। चौथा, कानून यानी बिल्स एंड लॉज कैसे पास होते हैं। और आखिर में पांचवा, द एनुअल बजट। लेकिन इन सब में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही बेसिक लेकिन उतना ही डीप सवाल उठता है। इंडिया में आखिर असली पावर किसके पास होती है? अब इसको लेकर लोगों में अक्सर काफ़ी कन्फ्यूजन और मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि आखिर अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कौन? और यहीं पर हमारे सिस्टम का डुअल फ्रेमिंग इस सारी कंफ्यूजन को दूर कर देता है। संविधान ने बड़ी ही खूबसूरती से पावर्स को डी जोरे और डी फैक्टो में बांटा है। डी जोरे यानी कानूनन मुखिया, जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ कंट्री या सेरेमोनियल लीडर। पर दूसरी तरफ है डी फैक्टो हेड यानी असल मुखिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्हें हेड ऑफ गवर्नमेंट या ऑपरेशनल लीडर माना जाता है। पावर का ये बैलेंस ही तो इस सिस्टम की असली जान है। चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द यूनियन एग्जीक्यूटिव टॉप ब्रास, एस्टैब्लिशिंग द हेड ऑफ स्टेट। इस मशीनरी को समझने के लिए हम देश के सबसे ऊंचे पद से अपनी कहानी शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए आर्टिकल 58 में कुछ बहुत ही फाउंडेशनल शर्तें दी गई हैं, जैसे भारतीय नागरिक होना, कम से कम 35 साल उम्र होना और कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करना जहां से गवर्नमेंट की सैलरी आती हो। लेकिन इसमें जो तीसरा पॉइंट है ना, वो एक बड़ा ही फैसिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोअक है। उन्हें लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना जरूरी है। ये उनकी एक तरह की डेमोक्रेटिक वैलिडिटी को दिखाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात और देखिए। संविधान ने प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने का जो प्रोसेस है, जिसे इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं, उसे जानबूझकर बेहद मुश्किल बनाया है। किसी भी एक हाउस के 1/4 यानी 1/4 मेंबर्स को पहले रेजोल्यूशन साइन करना होता है, फिर 14 दिन का एडवांस नोटिस मिलता है और उसके बाद इस रेजोल्यूशन को दोनों हाउसेस से 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना पड़ता है। ये डिमांड इसलिए इतनी हाई रखी गई है ताकि हेड ऑफ स्टेट हमेशा पॉलिटिकल खेलकूद से सुरक्षित रहें। और आपको बता दूं, भारत के इतिहास में आज तक एक बार भी किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। टॉप ब्रास को समझने के बाद थोड़ा नीचे आते हैं उन रियल ऑपरेटर्स की तरफ जो दरअसल इस पूरी गवर्नमेंट की चरखी को चलाते हैं। देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का एक बड़ा ही मशहूर कोट है। उन्होंने कहा था, द प्राइम मिनिस्टर इज अ लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। ये शब्द बहुत सोच समझकर यूज किए गए थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक क्रूशियल कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करते हैं। उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपस में क्या फैसले ले रही हैं, देश के लिए क्या प्लान कर रही हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का सबसे अहम काम प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। अब जरा इस 15% यानी 15% के आंकड़े को देखिए। ये नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है। संविधान के मुताबिक मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टोटल साइज लोकसभा के टोटल मेंबर्स के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये स्ट्रिक्ट रूल इसलिए लाया गया था ताकि सिर्फ पॉलिटिकल फेवर्स देने के चक्कर में एंडलेस मंत्रिमंडल ना बनते चले जाएं। इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बनी रहती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात तो हो गई, तो चलिए अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, द पार्लियामेंट्स 2 हाउसेस। वो फिजिकल लेजिस्लेटिव अरीना जहां इन कानूनों पर असल में डिबेट और चर्चा होती है। यहां दोनों हाउसेस के बीच एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल, जहां डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और टर्म 5 साल का होता है। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये एक परमानेंट हाउस है जिसके मेंबर्स इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इस हाउस के एल्डर स्टेट्समैन वाले नेचर को मेंटेन करने के लिए यहां मिनिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है, जबकि लोकसभा में ये 25 ईयर्स है। ये स्ट्रक्चर कमाल का है, जोश और अनुभव के बीच एकदम परफेक्ट बैलेंस। और अगर सिर्फ सीट्स की बात करें तो 550 ये नंबर लोकसभा की मैक्सिमम कैपेसिटी को दर्शाता है। इसका ब्रेकडाउन बड़ा ही सिंपल है। 530 मेंबर्स सीधे स्टेट से चुनकर आते हैं और बाकी के 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में आने के बाद भी एक रूल अप्लाई होता है। किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन को कंडक्ट करने के लिए एक मिनिमम अटेंडेंस जरूरी होती है, जिसे कोरम कहते हैं। ये टोटल मेंबर्स का 1/10 हिस्सा होता है।
यानी अगर 1/10 सांसद मौजूद नहीं हैं तो सेशन चल ही नहीं सकता, उसे एडजॉर्न करना पड़ता है। ये रूल इंश्योर करता है कि देश के बड़े फैसले कभी भी मुट्ठी भर लोगों की मौजूदगी में ना लिए जाएं। चलिए अब अपने चौथे पड़ाव पर आते हैं, पासिंग बिल्स एंड लॉज। पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को तो हमने देख लिया, अब उस एक्चुअल मशीनरी को समझते हैं जिसका काम देश के लिए नए कानून बनाना है। अब बिल्स पास होने का ये पूरा मैकेनिज्म देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब एक ऑर्डिनरी बिल आता है तो दोनों हाउसेस के पास लगभग इक्वल पावर होती है, लेकिन मनी बिल की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ नेशनल फाइनेंसेस का सवाल है तो बैलेंस ऑफ पावर सीधे लोकसभा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा उस पर सिर्फ 14 दिन का रिकमेंडेटरी पावर रखती है। इसके पीछे ये लॉजिक सीधा सा है, देश की जनता डायरेक्ट टैक्स देती है तो उस टैक्स के पैसे पर डिसीजन लेने का हक उन नेताओं को मिलता है जिन्हें जनता ने डायरेक्ट चुना है। पर सोचिए, अगर किसी ऑर्डिनरी बिल पर दोनों हाउसेस में डेडलॉक हो जाए, कोई बात ही ना बने, तब आता है आर्टिकल 108 यानी द जॉइंट सिटिंग। इसे प्रेसिडेंट बुलाते हैं और लोकसभा स्पीकर इसको प्रिजाइड करते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि यह प्रोविजन, जो असल में ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इंडियन हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 3 बार ही यूज हुआ है। अब पूरी चर्चा घूमकर वापस प्रेसिडेंट पर आती है। भले ही वो नॉमिनल हेड हैं, पर उनकी वीटो पावर्स उन्हें एक वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल चेक पॉइंट बनाती हैं। एब्सोल्यूट वीटो से वो बिल को पूरी तरह से रोक सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो से वो उसे दोबारा विचार करने के लिए लौटा सकते हैं, और पॉकेट वीटो का मतलब है कि उस पर कोई एक्शन ही ना लो, बस उसे इनडेफिनिट टाइम के लिए टेबल पर छोड़ दो। ये चेक एंड बैलेंस इसलिए बनाया गया ताकि जल्दबाजी में पास किया गया कोई भी कानून देश पर लागू ना हो सके। और आखिर में इस एक्सप्लेनर के आखिरी चैप्टर पर चलते हैं, द एनुअल बजट। क्योंकि इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए भाई पैसा तो चाहिए ना। अब यहां मैं आपको एक बड़ा ही सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूं। आर्टिकल 112 जिस डॉक्यूमेंट की बात करता है उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसे हम दिन रात बजट बुलाते हैं ना। सच तो यह है कि बजट शब्द पूरे संविधान में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और एक और टेक्निकल बात, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्लियामेंट में भले ही फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, पर रूल्स के हिसाब से इसे वहां फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम पर ही रखा जाता है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही पावरफुल सवाल उठता है, कैसे ये एक इतना इंट्रिकेट वेब जिसमें नॉमिनल हेड्स हैं, रियल पावर्स हैं और लगातार लेजिस्लेटिव चेक्स लगे हुए हैं, आज तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इतने सक्सेसफुली बैलेंस कर रहा है। संविधान बनाने वालों का विजन कितना गहरा था कि उन्होंने हर पावर के ठीक ऊपर एक और चेक लगा दिया। इसे सोचिए जरूर, और मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण के बाद संविधान के पार्ट 5 को लेकर आपकी समझ और क्लियर हुई होगी। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।